हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर विश्व के पर्वत के संदर्भ में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि पर्वत किसे कहते हैं। साथ ही साथ इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे कि पर्वत और पहाड़ी में यानी माउंटेन और हिल्स में क्या डिफरेंस है। प्रमुख पर्वतों की चोटियों के बारे में बात करेंगे और पर्वत निर्माण प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। लास्ट में हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पर्वत एवं पहाड़ी में यानी माउंटेन एंड हिल्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। अगर कोई भूमि का टुकड़ा अपने इर्द गिर्द के भागों से, अपने इर्द गिर्द की स्थलाकृति से अगर 1000 मीटर की ऊंचाई से अगर ज़्यादा अगर ऊंचा है, तो हम उसे पर्वत की उपमा देते हैं। दूसरी बात यह है कि पर्वत का जो शिखर होता है वो काफ़ी ज़्यादा नुकीला होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा संकीर्ण होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा ये नैरो होता है। दूसरी बात यह है कि पर्वतों का जो ढाल होता है, यानी पर्वतों का जो स्लोप होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, पर्वतों का जो स्लोप होता है ये काफ़ी स्टीप स्लोप होता है, यानी इसकी ढाल काफ़ी खड़ी होती है। तो ये पर्वत हो गया। पहाड़ी जो होता है इसकी जो ऊंचाई होती है अपने इर्द गिर्द की स्थलाकृति से 1000 मीटर से कम ऊंचा हो, तो हम उसे पहाड़ी की उपमा देते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पर्वत का ही लघु रूप जो है, जिसका क्षेत्रीय विस्तार कम होता है, वो पहाड़ी कहलाते हैं। यानी पहाड़ी जो है वो पर्वत का ही छोटा रूप होता है। इसके पश्चात हम समझते हैं कि समस्त भूपटल के लगभग 26% भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है। समस्त भूपटल के लगभग 26% भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है और ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहे जाते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि जब पर्वत पठार द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, तो महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं। तो महाद्वीप और महासागर जो है प्रथम श्रेणी के उच्चावच है, लेकिन पर्वत पठार और मैदान जो है ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। तो यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इस चीज़ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समस्त भूपटल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार है। तो आपका आंसर 26% होगा। यहाँ से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है कि पर्वत निर्माण के संदर्भ में कुछ कुछ सिद्धांत दिया गया है। तो इस सिद्धांतों के बारे में पढ़ना नहीं है, केवल नाम याद रखना है कि कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। जैसे भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कोबर के द्वारा दिया गया, जिसे हम जियोसाइनक्लाइन थ्योरी भी कहते हैं। तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन जैफ्रिज के द्वारा किया गया। संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन होम्स के द्वारा किया गया। रेडियो सक्रियता सिद्धांत यानी तापीय चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन जॉली के द्वारा किया गया। तो यहाँ से मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आपका आंसर कोबर होना चाहिए। तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो जैफ्रिज महोदय ने किया। संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन होम्स महोदय ने किया। और रेडियो सक्रिय सिद्धांत, जिसे हम तापीय चक्र सिद्धांत कहते हैं, इसका प्रतिपादन जॉली महोदय ने किया। तो ये भी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। पर्वत का वर्गीकरण करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स। पर्वत का वर्गीकरण हम दो आधारों पे करते हैं। पहला हम युग के आधार पे, युग का मतलब हो गया कि टाइम पीरियड के आधार पे करते हैं, समय के आधार पे करते हैं। और दूसरा जो डिवीजन करते हैं
हम लोग निर्माण प्रक्रिया के आधार पे करते हैं, यानी पर्वत का निर्माण किस प्रोसेस के माध्यम से हुआ उसके बेसिस पर करते हैं। तो यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस पर्वत का निर्माण जो है किस काल में हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल कुछ याद रखना है ताकि आप एलिमिनेशन माध्यम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। कैलेडोनियन पीरियड में सतपुड़ा, महादेव और विंध्याचल तीनों पर्वतों का जो निर्माण हुआ है वो कैलेडोनियन पर्वत का पर्वतीकरण का ही भाग है। यानी सबसे पहले किस पर्वत का निर्माण हुआ? अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। उसके बाद कैलेडोनियन का पीरियड आता है, इसमें किसका निर्माण हुआ? सतपुड़ा, महादेव, विंध्याचल पर्वत का निर्माण हुआ। उसके पश्चात हर्सिनियन पर्वतीकरण आता है, इसका निर्माण में ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी का पर्वत है, वास्जेस फ्रांस का पर्वत है, और यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप का सीमा बनाता है, ये हर्सिनियन पर्वत का एग्जाम्पल है। उसी तरह अल्पाइन पर्वतीकरण जिसे हम टर्सरी पीरियड भी कहते हैं, यहाँ से कभी कभी ऑप्शन में अल्पाइन पर्वतीकरण न दे करके इसके जगह पे टर्सरी लिखा हुआ रहता है, तो आप कंफ्यूज मत करेंगे। टर्सरी पीरियड में ही रॉकी, एंडीज, हिमालय और एटलस जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो ये जो पोर्शन है ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके पश्चात हम लोग चलते हैं मोड़दार पर्वत के बारे में बात करेंगे। वलित यानी मोड़दार पर्वत जिसे हम फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। इस पर्वत का निर्माण का जो सिद्धांत दिया गया है तो कोबर के द्वारा दिया गया, लेकिन इसके पहले जो है डाना महोदय ने भी भूषणति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जियोसाइन क्लाइन थ्योरी जिसे हम भूसन्नति सिद्धांत कहते हैं सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है हॉल तथा डाना ने प्रथम बार प्रयास किया था, लेकिन इसकी जो पॉपुलैरिटी मिली, जो प्रसिद्धि मिली, कोबर के द्वारा मिला। ठीक है, तो भूसन्नति सिद्धांत के द्वारा मोड़दार पर्वत यानी वलित पर्वतों के निर्माण की बात कही गई है। इसके अंतर्गत क्या होता है, भूसन्नति जिसे हम जियोसाइनक्लाइन कहते हैं, ये क्या होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। भूसन्नति जो होते हैं एक लंबा छिछला और संकरे सागर होते हैं। ये एक प्रकार का लंबा छिछला और संकरे सागर होते हैं। इस पर संपीडनात्मक बल काम करता है। संपीडनात्मक बल का मतलब कॉम्प्रेशनल फोर्स काम करता है। जैसे एक फोर्स इधर से काम करना शुरू हुआ और दूसरा फोर्स जो है इस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया, तो जब दोनों तरीके से फोर्स पड़ते हैं तो यहाँ का जो मलबा होता है ये संकुचित हो जाता है और इस पे फोल्ड पड़ने लगते हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ थर्ड वाले पिक्चर में यहाँ पे फोल्डिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि इधर से भी फोर्स एफ लग रहा है और इधर से भी फोर्स एफ लग रहा है। इस इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं कि भूसन्नति क्या हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है कि भूसन्नति क्या हुए। तो भूसन्नति एक प्रकार का लंबा छिछले संकरे सागर होते हैं, समुद्र होते हैं, सी, और इस पे संपीडनात्मक बल पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि संपीडनात्मक बल क्यों पड़ता है, तो दोनों साइड से फोर्स लगते हैं जिसके कारण यहाँ पे संपीड़न होता है। संपीड़न का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रेशनल, दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा ना, तो जब दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा तो यहाँ की जो मलबा होगी, यहाँ का जो तलछट होगा वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा और इससे पर्वतों मुड़दार पर्वत का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, इस चीज को समझिए। सबसे पहले यहाँ पर मलबा का सेडिमेंशन होते रहता है। मलबा का सेडिमेंशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सेडिमेंशन है यानी मलबा धीरे धीरे यहाँ पे जमता है और इस प्रकार जो है सब्सिडेंस भी होता है। फ्लोर का क्या होता है, सब्सिडेंस भी होता है। यहाँ पे मलबा धीरे धीरे धंसते भी जाते हैं और मलबा का दबाव भी ऊपर से पड़ते रहता है और दोनों साइड से फोर्स लगने के पश्चात ये एक प्रकार का वलय फॉर्म में वलन के रूप में
जिस चैप्टर में हमने समझाया था फोल्ड के बारे में, यहाँ पे फोल्ड पड़ जाते हैं और इस प्रकार फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। अगर हम इस चीज़ को समराइज करें तो क्या कह सकते हैं, भूशनती एक प्रकार का लंबे छिछले संकरे सागर होते हैं और इस पर जो है जो तलछट होते हैं उसका सेडिमेंशन होता है और सादीकरण होता है। यहाँ पर तलछट जमा होते रहते हैं और इसका जो जमाव होता है, इसका जो तल होता है वो नीचे नीचे धंसते जाता है। इधर लैंड है, जमीन है और दोनों तरफ से फोर्स होने के बाद एक वलन बनता है जिसे आप फोल्ड कह सकते हैं। और यही फोल्ड जब विकराल होता है तो फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे ब्लॉक माउंटेन के संदर्भ में। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, जिसे हम भ्रंशतोत पर्वत भी कहते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, भ्रंशतोत पर्वत होता है जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ जो है यथावत रहता है और किनारे के स्तंभ अगर नीचे धंस जाते हैं तो भ्रंशतोत पर्वत का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इस पिक्चर में ये वाला जो भाग है नीचे की तरफ धंस गया और यहाँ पर भी जो नीचे का भाग है धंस गया और ये जो ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ रह गया। तो इससे क्या हुआ, दोनों साइड वाले जो प्लेस हैं, दोनों साइड वाले जो जगह हैं वो क्या हुए, धंस गए और बीच का जो स्तंभ हो गया वो यथावत रह गया। तो इसी से ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। यानी जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ, ये भी भ्रंश है, जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथावत रहे, जैसे ये वाला जो पोर्शन है ना ये यथावत है लेकिन यहाँ का भाग नीचे धंस गया और यहाँ का भी भाग नीचे धंस गया और जब आप इधर आएंगे तो इस भाग को भी आप नीचे धंसा हुआ मानेंगे। तो ये जो ऊपर उठा हुआ जो भाग है यही हमारा ब्लॉक माउंटेन कहलाता है, जिसे हम भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, भारत में नीलगिरी की जो पहाड़ी है साउथ इंडिया में, वो भ्रंशोत पर्वत का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से जर्मनी में हॉर्ज पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, जर्मनी में हॉर्ज पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट ये दोनों जो हैं ब्लॉक माउंटेन है। फ्रांस में वासजेस पर्वत, पाकिस्तान में साल्ट रेंज और कैलिफोर्निया में सियरा ए नेवादा, ये सभी के सभी ब्लॉक माउंटेन हैं। भारत में नीलगिरी, जर्मनी में हॉर्ज और ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस में वासजेस, पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज और कैलिफोर्निया का सियरा ए नेवादा। अभी का जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो थोड़ा सा डेप्थ पूछ रहा है, इसलिए इतना आपको पढ़ना ही चाहिए। इसके पश्चात हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी पर्वत, जिसे हम लोग वोल्केनो माउंटेन कहते हैं। इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप होता है और इस चीज़ को हम लोग विस्तृत रूप से ज्वालामुखी वाले चैप्टर में भी कवर किए थे कि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण किस तरीके से होता है। साथ ही साथ हम प्लेट टेक्टोनिक वाले चैप्टर में भी कवर किए थे, उसका वीडियो है आप देख सकते हैं। ज्वालामुखी पर्वत का जो निर्माण होता है, जो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा चेम्बर से जो मैग्मा निकलते हैं वो पृथ्वी के धरातल पे आ करके वो फैल जाते हैं और पृथ्वी के धरातल पर फैलने के फलस्वरूप ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने केवल यहाँ पे 2 एग्जाम्पल समझाने के लिए लिया है। और जो ज्वालामुखी वाला जो चैप्टर पे हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने विस्तृत रूप से सभी ज्वालामुखी पर्वत के बारे में डिस्कस किया हूँ। तो एकांकगुआ क्या है, ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो कि मृत रूप में है। एकांकगुआ विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है। लेकिन कोटोपैक्सी की अगर बात करेंगे तो कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये दोनों ज्वालामुखी को याद रखेंगे। एकांगुआ विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है लेकिन कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे अवशिष्ट पर्वत,
यानी रेलिक्ट माउंटेन क्या होते हैं? जब पर्वत पठार या ऊंचा मैदान जब पर्वत पठार या कोई ऊंचा मैदान अपर्दित होकर के पर्वतों का रूप धारण कर लेता है तो उसे हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ये क्या होता है कि जब पर्वत पठार या कोई ऊंचा मैदान होते हैं तो बहुत सारी अपरदनात्मक शक्तियाँ होती है। जैसे धरातल पे वायु चलते रहता है, वायु के द्वारा या वर्षा के द्वारा वो पर्वतों या पठारों या ऊंचा मैदान में क्षय की क्रिया होती है, अपक्षय की क्रिया होती है। और इसके परिणाम स्वरूप वो जो पर्वत जो होता है काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसे हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अरावली, सतपुड़ा, विंध्यन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये सारे के सारे अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल हैं। अरावली, सतपुड़ा, विंध्यन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये सभी अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल हो गए। इसके पश्चात हम लोग पर्वतों के टाइप्स को हम लोग समझ लिए, युग के आधार पर भी समझ लिए। अब हम लोग महाद्वीप के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्वत हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे पहले हम लोग ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी की बात करेंगे, जिसे हम पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? माउंटेन रेंज कहते हैं। माउंटेन रेंज क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझिए कि एक ही काल में यानी एक ही पीरियड में एक ही समय में निर्मित पहाड़ियों और पहाड़ों का एक ऐसा क्रम जिसमें कई शिखर होते हैं, कई कटक होते हैं, कई घाटियां होती है, जिसे हम पर्वत श्रेणी कहते हैं। यानी अगर कोई पर्वत श्रेणी है तो उसमें बहुत सारी पहाड़ियां भी होगी, बहुत सारे पहाड़ भी होंगे, बहुत सारा उसमें क्या होगी? शिखर भी होगी, बहुत सारे उसमें कटक होंगे। कटक का मतलब होता है कोई ऊंचा हुआ, ऊंचा उठा हुआ भाग, संकरा भाग, तो जिसे हम रीज कहते हैं। और कुछ वैली होते हैं, घाटियां होती है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में बोले कि पर्वत श्रेणियां जो होती है एक ही काल में निर्मित पहाड़ों का एक ऐसा क्रम है जिसमें कई शिखर, कई कटक, कई घाटियां होती है, उसे हम पर्वत श्रेणी कहते हैं। उसी तरह का पर्वत श्रेणी क्या हो गया? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया। इसके संदर्भ में अगर बात करेंगे, ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी के बारे में बात करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर है। ये ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट वाला जो भाग है ना, जिसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी है। और ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी जो काम करती है, ये एक प्रकार का जल विभाजक की तरह काम करती है, जल विभाजक की तरह काम करती है। अच्छा, एक चीज और भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यहीं पे आप ग्रेट बैरियर रीफ का भी नाम सुनते होंगे। ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है? ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट पर है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में है, पूरब साइड में है। और ग्रेट बैरियर रीफ भी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर है। और कॉसिस्को इसकी सर्वप्रमुख जो है सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कॉसिस्को जो है इसकी प्रमुख चोटी है। और ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। तो यहाँ से दो फैक्ट याद रखना है। ये डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन आल्प्स का कैसे कैसे निर्माण हुआ है उस चीज को दिखाया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं अंटार्कटिका के संदर्भ में। तो एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी में अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विल्सन मैसिफ स्थित है। आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पर एल्सवर्थ श्रेणी है, ठीक है। और एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी में अंटार्कटिका की जो सर्वोच्च चोटी है विल्सन मैसिफ है। तो यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो आपका आंसर अंटार्कटिका होगा। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन होगा? तो विल्सन मैसिफ होगा। इसके पश्चात हम लोग आते हैं यूरोप
महाद्वीप के कुछ प्रमुख पर्वतों के बारे में बात करेंगे। यूरोप का प्रमुख जो पर्वत है वो आल्प्स आल्प्स पर्वत है। यह फ्रांस में स्थित है। आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है। और ये नवीनतम मूर्धार पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है। माउंट ब्लॉक आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये फ्रांस और इटली की सीमा बनाती है। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आल्प्स पर्वत है और आल्प्स पर्वत की स्थिति कहाँ पर है? ये फ्रांस में स्थिति है। और माउंट ब्लांक जो है, ठीक है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये फ्रांस और इटली की सीमा बनाती है। ये वाला जो भाग है ये इटली का भाग है और यहाँ पर भाग है फ्रांस का भाग है। और ये पूरा का पूरा जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है ये आपका आल्प्स का भाग है जो फ्रांस और इटली का सीमा बना रहा है। इसके पश्चात काकेसस पर्वत के बारे में आते हैं। काकेसस पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करती है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, जो जिसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसी तरीके से काकेसस पर्वत फैला हुआ है जो एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट को, महाद्वीप को अलग करता है। तो आपने क्या क्या सीख लिया? आल्प्स पर्वत के बारे में समझ लिया जो फ्रांस और इटली के बीच का सीमा बनाता है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है और ये नवीन मोड़दार पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। काकेशस के बारे में आपने समझ लिया कि ये एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से छोटे छोटे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसके पश्चात हम लोग आते हैं पिरेनीज पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। पिरेनीज जो पर्वत पूछा गया एग्जामिनेशन में है, पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की, ये फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। जैसा कि मैप में आप देख रहे हैं ये फ्रांस है और ये स्पेन है और बीच में जो भाग है वो पिरेनीज का भाग है। ठीक है। इसकी चोटी जो है अंडोरा है। ठीक है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच का जो सीमा बनाता है वो पिरेनीज पर्वत बनाता है। उसी तरीके से आप पढ़ेंगे ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में। तो ब्लैक फॉरेस्ट से एक ही क्वेश्चन पूछता है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो हमने मैप में ड्रॉ हम कर रहे हैं ये ब्लैक फॉरेस्ट का हिस्सा है जो कि यहाँ पर हमारा जर्मनी वाला भाग है, इसी में ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। उसके पश्चात जूरा पर्वत के बारे में आते हैं। तो जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। जैसे इस पिक्चर में देखिएगा, ऊपर वाले पिक्चर में ये फ्रांस है और ये स्विट्जरलैंड है। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की जो सीमा बना रही है, यहाँ पर देखिए ये जूरा माउंटेन है। ठीक है। तो पिरेनीज के बारे में आपने फर्स्ट में पढ़ा, पिरेनीज फ्रांस और स्पेन की सीमा बना रहा है। इसके पश्चात ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाया जाता है, सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर में आपने जूरा पर्वत को पढ़ा जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। इसके पश्चात हम लोग आते हैं दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। एंडीज पर्वत श्रेणी, साउथ अमेरिका की जो पर्वत श्रेणी, प्रमुख पर्वत श्रेणी है वो एंडीज पर्वत श्रेणी है और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है तथा हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची नवीन पर्वत श्रेणी है। यानी इसकी जो हाइट है वो हिमालय के बाद सेकंड नंबर का बड़ा लार बड़ा हाइट वाली नवीन पर्वत श्रेणी है और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। आप देख रहे होंगे कि ये जो है पूरे का पूरे जो है एंडीज पर्वत का विस्तार है। इस प्रकार इस पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है? एकांक गुआ है और एकांक गुआ की हाइट 6960 मीटर है जो कि एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि एकांक गुआ की हाइट कितना है। तो आपका आंसर 6960 मीटर होना चाहिए और ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। ये जो एकांक गुआ है ये कहाँ पर स्थित है? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है। इसमें चिम्बराजो, कोटोपैक्सी और एकांकगुआ ज्वालामुखी स्थित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन से ज्वालामुखी जो है एंडीज पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है चिम्बराजो, कोटोपैक्सी और एकांकगुआ ये एंडीज पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसके पश्चात हम लोग आते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करेंगे।
नॉर्थ अमेरिका में एक पर्वत है जिसे हम अपलेशियन पर्वत करते हैं, और ये एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है। अपलेशियन पर्वत कैसा है? ये एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है और मोड़दार पर्वत है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। और इसकी जो सर्वोच्च जो चोटी है वो है माउंट मीसेल, जिसकी हाइट जो है 2037 है। यहाँ पे आप जो है अपलेशियन पर्वत माउंटेन को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका का है। और ये जो है ग्रीन माउंटेन, वाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन भी यहाँ पर स्थित है उत्तरी अमेरिका में ही। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ग्रीन माउंटेन, वाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन कहाँ पर स्थित है, तो नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। तो इस स्लाइड में आपने क्या सीखा? अपलेशियन पर्वत कैसा पर्वत है? तो ये एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है और मोड़दार पर्वत है। और माउंट मिसेल जो है अपलेशियन पर्वत की सर्वोच्च चोटी हो गई। ग्रीन माउंटेन, व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख और पर्वतों के बारे में। अलास्का पर्वत श्रेणी भी नॉर्थ अमेरिका में आता है। तो अलास्का पर्वत श्रेणी, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट मैकिनले जो है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो आपका आंसर होना चाहिए ये यस। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और ये अलास्का पर्वत श्रेणी पर स्थित है, माउंट मैकिनले। उसके पश्चात जो है कास्केड पर्वत श्रेणी आता है। कास्केड पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है, कास्केड पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट रेनियर है। यहाँ पर आप कास्केड देख रहे हैं और इसकी जो सर्वोच्च जो चोटी है माउंट रेनियर है। इसी प्रकार से रॉकी पर्वत श्रेणी के बारे में बात करेंगे। रॉकी पर्वत श्रेणी भी नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। और ये रॉकी पर्वत श्रेणी जो नवीन मोड़दार पर्वत है, रॉकी पर्वत श्रेणी कैसा है? नवीन मोड़दार पर्वत है। ये एक अवशिष्ट पर्वत नहीं है, ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट एल्बर्ट है और इसकी हाइट जो है 4399 मीटर है। 4399 मीटर है। तो उत्तरी अमेरिका में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? अपलेशियन पर्वत के बारे में पढ़ लिया, अलास्का पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ लिया, कास्केड के बारे में पढ़ लिया और रॉकी पर्वत श्रेणी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। यानी नॉर्थ अमेरिका को हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लिया। आप इसे एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं अफ्रीका पे आते हैं। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो की बात करेंगे। माउंट किलिमंजारो एक प्रकार का मृत ज्वालामुखी पर्वत है। यह तंजानिया में स्थित है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? ये तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। अगर आपसे पूछा जाए अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो ये मृत ज्वालामुखी माउंट किलिमंजारो है और ये तंजानिया में स्थित है और इसे माउंट कीबो के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर किलिमंजारो है, यहाँ पर तंजानिया है। यानी माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में स्थित है और ये अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है और इसे माउंट कीबो के नाम से भी जाना जाता है। माउंट किन्या की बात करेंगे। यह ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बना हुआ निर्मित पर्वत है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट केनिया। यानी अगर पूछा जाए कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए माउंट किलिमंजारो। और दूसरी प्रमुख ऊंची चोटी कौन है, तो आपका आंसर माउंट माउंट केनिया होना चाहिए। इसके पश्चात जो है अफ्रीका का प्रमुख पर्वत एटलस पर्वत की बात करते हैं। तो अफ्रीका का एकमात्र अल्पाइन मोड़दार वलित पर्वत, अल्पाइन का मतलब क्या हो गया? टर्सरी पीरियड का, ये एटलस पर्वत है। और इसका विस्तार कहाँ पर है? तो मोरक्को में, अल्जीरिया में और ट्यूनीशिया में। ये क्वेश्चन पूछता है कि एटलस पर्वत का विस्तार कहाँ पर है, तो मोरक्को में, अल्जीरिया में और ट्यूनीशिया में है। और इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम टाबू कोल है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? टाबू कोल। और इसकी हाइट कितनी है? 4165 मीटर। और
ये आपका जो है एटलस माउंटेन है। तो एटलस माउंटेन से रिलेटेड आपने 3 फैक्ट को पढ़ा। एटलस माउंटेन जो है अल्पाइन पर्वत कर्म है। अल्पाइन का मतलब टर्सरी है। ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया तक विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च चोटी टाबूकोल है। एक साउथ अफ्रीका में और आता है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत स्थित है? ड्रेकेंसबर्ग। इसके पश्चात हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में बात करेंगे। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत, और संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, वो महान हिमालय पर स्थित है। तो क्वेश्चन पूछता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये महान हिमालय का पार्ट है, ये हिमाद्री का पार्ट नहीं है। सॉरी, महान हिमालय को ही हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। ये हिमाचल और शिवालिक का पार्ट नहीं है। ये माउंट एवरेस्ट महान हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय पर स्थित है, और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। एक क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बर्मीज अरकान योमा पर्वत कहाँ पर है? तो बर्मीज अरकान योमा पर्वत भारत और म्यांमार की सीमा निर्धारित करती है। तो बर्मीज अरकान योमा पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पश्चात जो है हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। जैसे कि इसमें जो है मैचिंग करने के लिए बोला गया है कि एटलस पर्वत का मैचिंग क्या है। तो एटलस पर्वत जो है ये मोरक्को में स्थित है। एटलस पर्वत कहाँ पर है? इससे इसकी मैचिंग हो जाएगी। और किलिमंजारो के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में पड़ जाता है। किलिमंजारो कहाँ पड़ जाता है? तंजानिया में। और चिम्बेराजो जो है ये इक्वाडोर में पड़ जाता है। और पिरेनीज के बारे में पढ़ा है अभी हमने, फ्रांस और स्पेन में पड़ जाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये ए होना चाहिए। एटलस पर्वत मोरक्को में पड़ेगा, फिर उसके बाद किलिमंजारो पड़ जाएगा तंजानिया में, चिम्बराजो इक्वाडोर में, और पिरेनीज जो है फ्रांस और स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और ये भी मैचिंग करने के लिए दिया गया है। तो इसमें क्या होगा? कोसिस्को जो होगा ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। और मैकिनले जो है, मैकिनले के बारे में अगर हम बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में पड़ जाएगा मैकिनले। और एल्ब्रुस जो आ जाएगा ये यूरोप में आ जाएगा। और किलिमंजारो अफ्रीका में आ जाएगा। यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके पश्चात थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। कौन सा परिणाम नहीं है? तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा परिणाम नहीं है। ये अपलेशियन जो है, अपलेशियन पर्वत जो है टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। ठीक है, अपलेशियन को ही हम लोग टर्सरी कहते हैं। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर से देखिए, टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। तो अपलेशियन जो है टर्सरी पर्वतीकरण का निर्माण है। टर्सरी का मतलब अल्पाइन हो गया, और ये कुनलून, आल्प्स और एंडीज ये सब टर्सरी पीरियड यानी अल्पाइन पीरियड में बने हैं। ठीक है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो ये तो एकांक गुआ है। ओके। एटलस पर्वत किस युग की पर्वत निर्माणकारी घटना से संबंधित है? तो एटलस पर्वत जो है किस पर्वत निर्माणकारी घटना से? तो टर्सरी अल्पाइन पीरियड में अभी हम लोग पढ़े। फ्रांस और स्पेन की सीमा कौन बनाता है? तो पिरेनीज जो है फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। पर्वत निर्माणकारी हलचलों में सबसे पुराना कौन है? तो ये प्री कैम्ब्रियन है। जो पर्वत श्रेणी शेष अन्यों से भिन्न है वो कौन है? कैलिडोनियन है। सॉरी, जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वो कौन है? अपलेशियन है। ठीक है। अपलेशियन क्यों हो गया? क्योंकि इसका जो निर्माण है, चूंकि आल्प्स, एंडीज और हिमालय इसका निर्माण किस पीरियड में हुआ है? तो अल्पाइन पीरियड में। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? अपलेशियन हो जाएगा। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत यूएसए में पाया जाता है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये 41 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे अंत करते हैं।
और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि कंटेंट ज़्यादा कवर करना पड़ता है, और आज के एग्ज़ामिनेशन का ये डिमांड भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ा जाए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।